दोस्तों, आज रोज़ की भांति आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। आज का हमारा एपिसोड है खिलाफत आंदोलन और बिहार। पहली बात आज हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन कब से कब हुआ, खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे और उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो हुई इसमें हमारा बिहार का भूमिका क्या रहा। तो आज की हमारी जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा खिलाफत आंदोलन और बिहार। बिहार की भूमिका पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे बिहार बिहार के कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सक्रियता बनाया, तब बिहार में इसका क्या प्रभाव रहे और अंग्रेज़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़े, ये सभी गतिविधियों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और बिहार। जो हम सभी को पता होनी चाहिए कि खिलाफत आंदोलन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर देखा जाए तो 1919 से लेकर 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन पूरे बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ते रहा है। तो इस गतिविधि में क्या क्या हुए सभी चीज़ों को अब हम लोग डेप्थ में जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज की टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। आप सभी का स्वागत है। चूँकि हम सभी को पता है कि तुर्की के जो सुल्तान था खलीफा आपको पता होनी चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम जो धर्म होते हैं उसमें एक सर्वोच्च पद होता है और सर्वोच्च पद जो होता है एक नेताओं का पद होता है। तो इस पद को लेकर के वहाँ पर विवाद हुई थी और ब्रिटेन की सरकार जो थी, ब्रिटेन के द्वारा कह सकते खलीफा के प्रति जो उसकी अन्याय जो थी उसके विरोध में कहीं न कहीं पूरे भारत में हम कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि जैसे इसका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होती है तो सितंबर 1919 की बात है जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ध्यान देंगे तो 1919 के सितंबर में एक अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी का निर्माण होता है और यह 17 अक्टूबर 1919 को भारतीय स्तर पर एक खिलाफत आंदोलन को दिवस एक मनाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं एक सीख देने के लिए भारतीयों ने खास तौर पर एक कह सकते हैं संगठनात्मक रूप से अपनी एकता का परिचय दिया। और इसमें ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, बल्कि इसमें हिंदू कम्युनिटी भी थी, क्योंकि इसी खलीफा का पद जो था इसको लेकर के जब ऑल इंडिया जब खिलाफत कमेटी बनी और भारतीय स्तर पर जब खिलाफत दिवस मनाई गई जिसमें महात्मा गांधी का भी योगदान बहुत सर्वोच्च देखा जा सकता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके एक ऐसे संगठनात्मक गतिविधियों का स्थापना किया जिसके द्वारा अंग्रेजों को महसूस कराया जाए कि अब मनमानी बहुत दिन नहीं चलने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि उस समय यदि देखा जाए तो सी.आर. दास का तो नाम आपने सुना होगा, चित्तरंजन दास जी को। तो इन्होंने इस आंदोलन का विरोध भी किया था। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर सबसे ज़्यादा था। वहीं यदि हम 24 नवंबर 1919 को बात करें तो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो महात्मा गांधी जी ने किया था। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि महात्मा गांधी का यदि योगदान देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन में बहुत तेज़ी से बढ़ा और यही कारण थी कि जब आगे 1920 में असहयोग आंदोलन हुए तो अंग्रेज़ों को यह डर सता रही थी कि गांधी मुस्लिमों को कहीं न कहीं एकत्रित करने का काम कर रहा है। चूँकि हम सभी को पता है जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, 1907 में कांग्रेस जो थी सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस का विघटन होता है तो अंग्रेज अपने आप में कहीं न कहीं खुश थे कि आज जो हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम आपस में तोड़ेंगे और आने वाले 100 साल फिर राज करेंगे, यह उनके पक्ष में जा रहा था। लेकिन जैसे तुर्की का उन्होंने खलीफा पद को ख़त्म किया या और उसके विरोध में जिस तरह से मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी साथ एक दूसरे को कन्ने पे कन्ने हाथ रख के जब खड़े हो गए तो ये एक स्पष्ट कह सकते छवि कहीं न कहीं बन रही थी कि अब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट सब लोग तैयार हो रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। तो अब देखेंगे इसमें एक अली बंधु जी का नाम आता है जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे और अबुल कलाम आज़ाद जो थे इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को बहुत तेज़ी से चलाया गया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए अली बंधु ने अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को चलाया और इन्होंने इन्होंने का मतलब हुआ अबुल कलाम आज़ाद जो थे इन्होंने अपने उस समय एक पत्रिका निकाला था जिस पत्रिका का नाम था अल हिलाल और अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रेषित किया और ज़्यादा आंदोलन को सक्रिय बनाने की कोशिश किया। 1924 की बात है कि जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम सुना होगा, तो तुर्की की जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था उसका नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया वहाँ पर और जैसे ही गठन की तो उसमें खलीफा के जो पद थे उसको समाप्त कर दिया गया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं खिलाफत जो आंदोलन का मूल कारण यदि देखा जाए तो आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन स्पष्ट रूप से खत्म हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। मेरे प्यारे, जैसा कि हम सभी को पता होगा जब हम बिहार की बात करें और बिहार में खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि जब तुर्की के
ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान थे वो मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता के रूप में, धार्मिक नेता के रूप में माना जाता है, जिसे हम खलीफा के नाम से जानते हैं। तो चूंकि देखा जाए जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 चल रही थी, तो उसमें तुर्की जो था ब्रिटेन के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, दो इस तरह से दुनिया जो थी दो भागों में बटी हुई थी। तो उस समय यदि देखा जाए तो तुर्की जो था वह ब्रिटेन के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ कहीं न कहीं इस युद्ध में लड़ रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम युद्ध में खास तौर पे हम सभी को पता है कि मित्र राष्ट्रों का विजय हो जाती है। बाद में तुर्की के सुल्तान जो थे उन्होंने राजनीतिक अधिकार और उनका जो साम्राज्य जो थी उसको सीमित कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ जो हमारा भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनमें बहुत बड़ी कह सकते हैं कहीं न कहीं रोष हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, और उन्होंने अपने खलीफा के अधिकारों को लेकर के पुनः स्थापनाओं करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते थे। इसी को लेकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन को और तेज़ी से कह सकते हैं प्रारंभ करने की कोशिश करता है। अब पटना की यदि उस समय यदि देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के जैसे ही समाप्त हुआ, तो होने के बाद हम देख सकते हैं कि 16 फरवरी 1919 को क्या हुआ कि पटना में हसन इमाम की जो है अध्यक्षता में एक सभा का गठन किया गया, एक सभा का बुलाया गया, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों का जो उचित जो व्यवहार थी उसे लोकमत बनाने की सबसे ज़्यादा प्रेषित की गई, या एक लोकमत बनाने के लिए बात कही गई। तो बिहार में यदि आप देखते हैं तो खिलाफत आंदोलन हम बात करेंगे बिहार में, तो यदि हम बिहार के में खिलाफत आंदोलन की बात करें, तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं में सबसे अग्रणी नेता के रूप में पटना से मौलाना शौकत अली के नाम आता है, जिन्होंने 24-25 अप्रैल 1919 को पटना में उन्होंने खिलाफत आंदोलन की सफलतापूर्वक कह सकते हैं उन्होंने आयोजन किया। और अप्रैल और मई की यदि बात करते हैं तो इसके बीच में जो मजरूल हक साहब थे, इन्होंने बिहार के अनेक नगरों में इन्होंने यात्रा किया, और उसका पीछे एकमात्र रीज़न थी कि जो हमारा कह सकते हैं खलीफा का जो फ़तह है उस पर हम लोग इस पे विचार करें। अब होता है 24 नवंबर 1919। 24 नवंबर 1919 के दिन जब दिल्ली की हम बात करेंगे, तो गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कह सकते हैं सारवें की संधि हुई थी, जिसे आप सेब्रे की संधि कह सकते हैं। चूँकि क्या हुआ कि सेब्रे की जो संधि थी वह तुर्की में अनेक कठोर शर्तें आरोपित की गई थी, और इसी के विरोध में खास तौर पे यहाँ पर ये संधि कराई गई थी, और खास तौर पर उसके विरोध में लोगों ने एकजुट होने की कोशिश किए थे। अब प्रश्न होता है कि 30 नवंबर 1919 को देखें तो पटना में एक सभा का आयोजन हुआ, और वो वहाँ पर हसन इमाम जो थे वो शांति समारोह को बहिष्कार करने का उन्होंने बयान जारी कर देते हैं। अब जैसे ही बयान जारी करते हैं उसके बाद 19 मार्च 1920 ईस्वी को यदि देखा जाए तो मुसलमानों ने संपूर्ण बिहार में हम कह सकते हैं कि उन्होंने हड़ताल आयोजन कर देता है, और 1 अगस्त 1920 को पटना में एक सभा का आयोजन हुई, जिसमें नूरुल हसन जो थे उन्होंने प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। कौन? नूरुल हसन। तो नूरुल हसन ने प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से उन्हें त्यागपत्र दे दिया, और साथ ही कह सके के शाह सुलेमान जो थे उन्होंने अवैतनिक जो दंडाधिकारी के पद पर बने हुए थे उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद वकील मोहम्मद जुबैर का नाम आता है, उन्होंने अपनी वकालत तक छोड़ दी। यह था खिलाफत आंदोलन में, और कह सकते हैं कि जो मुसलमानों का जो एक पद था, इस पद को लेकर के जो सक्रियता थी, इस सक्रियता को बिहार में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार जो था पूरा कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को एक सीख देने की हर संभव कोशिश कर रही थी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो बिहार में कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन, बिहार में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव को भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल बिहार भी कहीं न कहीं खिलाफत आंदोलन जो थी, और ख़ास तौर पे मुस्लिम जो धर्मगुरु के खलीफा का जो पद था, इसको लेकर के बिहार भी कहीं न कहीं बहुत सक्रिय रहा था। तो फिर हम पुनः इसी तरह से हॉट टॉपिक जो बिहार से हमारा संबंधित टॉपिक होगा, उसको लेकर पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।